बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। बिजनेस स्पोर्ट्स के साथ आपका मेज़बान है शहज़ादा मोइन हाज़िर है। और इस वक्त अगर बात करें तो यहाँ पर चैम्पियंस वनडे टूर्नामेंट का आगाज़ हो गया है। मुतअद्दिद मैचेस में मुख्तलिफ ऐसे खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं जो यकीन पाकिस्तान के लिए लंबे अरसे तक क्रिकेट खेल सकते हैं। उनमें एक नाम तो सामने आ गया अब्दुल समद का। मोहम्मद हारिस अच्छी बैटिंग का मुजाहरा कर रहे हैं, फिर साथ साथ नसीम शाह ने अच्छी बॉलिंग का मुजाहरा किया है। और इस टूर्नामेंट के साथ साथ हम कौमी खेल हॉकी की भी बात करेंगे, जहां मुसलसल पाकिस्तान की टीम है अच्छा परफॉर्म कर रही है। गो के इंडिया के खिलाफ पाकिस्तान को शिकस्त का सामना करना पड़ा, लेकिन ओवरऑल एशियन चैंपियन ट्रॉफी में पाकिस्तान हॉकी टीम ने अच्छा परफॉर्म किया है। और साथ साथ क्योंकि चैंपियन ट्रॉफी इस वक्त क्योंकि पाकिस्तान में होनी है, और यही इसीलिए खासकर पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने जो पाकिस्तान का डोमेस्टिक सीजन है उसके लिए सबसे पहले जो है चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट का ऐलान किया, ताकि यहाँ से अच्छे लड़के मुंतखब करें और उन्हें एक पोल बनाकर चैंपियन ट्रॉफी के लिए बाकायदा तौर पर उनसे ट्रेनिंग ले सकें। और एक अच्छा साइन भी है। लेकिन मुख्तलिफ जो कप्तान बनाए गए हैं उस हवाले से भी आज हम अपने शो में बात करेंगे। और साथ साथ क्योंकि मिंटोर की हैसियत से बहुत से पाँच एक इसमें जो है साबका क्रिकेटर्स भी शामिल हैं, लेकिन लाखों रुपए उन्हें दिए जा रहे हैं, इस पे भी हम अपने शो के अंदर बात करेंगे। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान के अंदर एक चीज़ तो अच्छी हो रही है कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, और पूरे कराची और ख़ासकर पूरे पाकिस्तान की बात करूँ तो क्रिकेट के मुख्तलिफ टूर्नामेंट्स का इनिकाद होता दिखाई दे रहा है। यहाँ पर चेयरमैन मोहसिन नकवी साहब का ये अच्छा इक़दाम कहा जा सकता है। और साथ साथ क्योंकि पाकिस्तान चैंपियन ट्रॉफी में मेज़बानी कर रहा है और इंडिया की टीम आने और ना आने का फैसला अब तक नहीं हुआ। भारतीय क्रिकेट बोर्ड का यही कहना है कि जब तक जो है हुकूमत से हमें क्लियरेंस नहीं मिलेगी, जब तक हम जो है पाकिस्तान नहीं आ सकते हैं। इस पर भी बात होगी। और हमारे साथ आज स्टूडियो पर मौजूद हैं आरिफ वहीद खान साहब है, जो सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, वो हमारे साथ यहाँ तशरीफ रखते हैं। उनके साथ है इकबाल मेमन साहब हैं, सीनियर स्पोर्ट्स एनालिस्ट हैं, ये भी हमारे साथ मौजूद हैं शो में। और सबसे पहले आरिफ साहब की तरफ चलेंगे, और क्योंकि आरिफ साहब है एक जोन के जो है प्रेसिडेंट की हैसियत से भी काम कर रहे हैं। आरिफ साहब है, सबसे पहले तो मुझे ये बताएं, क्योंकि क्रिकेट बहुत हो रही है, एक अच्छा फैसला एक तरफ तो नज़र आ रहा है, और क्योंकि ग्रास रूट लेवल की क्रिकेट की हम बात करते थे, और इस वक्त अगर देखें तो मोहसिन नकवी का ये बहुत अच्छा फैसला है कि पूरे पाकिस्तान के अंदर इस वक्त क्रिकेट होती नज़र आ रही है। वो क्रिकेटर जो शायद ये नहीं सोच सकते थे कि मुझे इतनी कंटिन्यू क्रिकेट खेलनी है, और इतनी क्रिकेट खेल ले रहे हैं कि शायद यहाँ पर इंजरी का भी शिकार होते हुए दिखाई दे रहा है, लेकिन जिनकी फिटनेस अच्छी हो रही है वो मुकम्मल क्रिकेट खेल रहे हैं। कितने इत्तेफाक करेंगे मेरे इस बात से, और जो चीज़ें मैंने आपसे बात की है उस पर कितना इत्तेफाक कर रहे हैं? बहुत शुक्रिया शहज़ादा मोइन साहब। जिस तरह आपने बात की कि क्रिकेट बहुत ज़्यादा हो रही है, तो ये अगर हम देखा जाए तो मोहसिन नकवी साहब हैं, खुर्रम नियाज़ी साहब हैं, इनका एक बहुत अच्छा इक़दाम कहा जा सकता है। और इनकी नीयतों पर शक नहीं आता, ये कीन इंटरेस्टेड हैं कि बहुत ज़्यादा ये क्रिकेट कराएँ, बहुत ज़्यादा स्पोर्ट्स को डेवलप करें। मगर उसके साथ साथ ये देखना पड़ेगा कि ये इनके ये क्वालिटी ऑफ क्रिकेट को ये मेंटेन करते हैं, या स्टैंडर्ड ऑफ क्रिकेट को मेंटेन करते हैं। कुछ खराबियाँ बीच में नज़र भी आई हैं मैनेजमेंट के हवाले से। तो जब इतनी ज़्यादा क्रिकेट होगी, मगर ये क्रिकेट जितनी सीज़न इस दफ़ा बिजी है, और इनका तकरीबन 9,000 मैचेस कराने का पूरा एक पैकेज है, जिसमें ये स्कूल क्रिकेट तक और कॉलेज क्रिकेट तक ये सब जो ग्रास रूट के क्रिकेट जो एक अरसे से हमारे यहाँ रुकी हुई थी, जिसका बहुत शोर मचा था, तो ये इनके प्लान के अंदर शामिल है कि ये स्कूल क्रिकेट का रिवाइवल करेंगे, कॉलेज क्रिकेट का रिवाइवल करेंगे, यूनिवर्सिटी स्तर पर काफ़ी टूर्नामेंट्स इनकी पाइपलाइन के अंदर हैं। तो क्रिकेट तो होनी चाहिए, मगर इसके साथ साथ जो है इसके अपने मैनेजमेंट पे भी इनको तवज्जो देनी चाहिए, जिसकी एक आपने देखा होगा कि अंडर 19 का एक टूर्नामेंट एक दिन होने के बाद बंद हो गया। तो ये बहुत सारी खामियां नज़र आती हैं। बहरहाल बहुत ज़्यादा जब लेकिन काम उसको होता तो है। एक्सप्लेन कर दिया ना क्रिकेट बोर्ड ने कि यहाँ पर चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट का आगाज़ हो रहा है, और जिसके बेस पर हमने जो है इस टूर्नामेंट को मंसूब किया है। नहीं, वो उन्होंने एक्सक्यूज़ तो दे दिया, मगर ये क्या चीज़ें क्या पहले से प्लान में नहीं होती क्या? ये इतने अरसे से ये क्या चैंपियंस ट्रॉफी क्या आखिरी दिनों के अंदर प्लान हुई थी? अंडर 19 ये एक मुसलसल एक पूरा क्योंकि साल का मैच भी स्टार्ट हो गया था, एक दिन का खेल भी, और हाँ। टीम भी तो ट्रेवल कर रही थी। हाँ, तो इससे कि गलत साइन जाता है वहाँ पर कि दूसरी तरफ के किस तरीके से आपकी मैनेजमेंट रही है, इसका एक मैसेज गलत जाता है कि आप अपनी मैनेजमेंट को सही तरह इसको मैनेज नहीं कर सके। तो बहरहाल इन चीज़ों पे बहरहाल जहाँ ज़्यादा काम होता है तो वहाँ गलतियाँ भी होती हैं। तो इसमें यह है कि अगर ये इतनी क्रिकेट कराने हैं और बहुत ज़्यादा ये रखते हैं कि बहुत ज़्यादा क्रिकेट, और ये पाकिस्तान चैंपियंस ट्रॉफी जिस तरह हो रही है यहाँ पर, तो ये पूरे खिलाड़ियों के लिए एक ओपन प्लेटफॉर्म है कि वो यहाँ पर परफॉर्म करें, पाकिस्तानी टीम में आए। बहुत सारे खिलाड़ी जिनका हम सुनते हैं कि वो उनको मौके नहीं दी जा रहे परफॉर्मेंस, तो ये उनके लिए एक बेहतरीन परफॉर्म है कि यहाँ पर आके आप परफॉर्म करें। और करंट, क्योंकि ये पहली दफ़ा मैंने देखा कि यहाँ पर अभी हम सीनियर डिस्ट्रिक्ट सारा करा रहे हैं, तो बोर्ड की तरफ से बहुत ज़्यादा सख्ती के साथ ये
क्राइटेरिया बनाया जाए जिसके अंदर परफॉर्मेंस को और मेरिट को बहुत ज़्यादा ये लोग हाईलाइट कर रहे हैं। हाईलाइट दी जा रही है, अहमियत दी जा रही है। इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इकबाल साहब, जिस तरह आज पाकिस्तान की टीम ने हॉकी में कारकर्दगी दिखाई है, इंडिया के खिलाफ गो के शिकस्त हो गई है, लेकिन हम अब तमाम मैचेस हमने जितने भी खेले हैं उस पर हमने सबकत हासिल किया और उसके बाद हमारे मुखालिफ टीम ने गोल किया है। और आज तो ऐसा लग रहा था कि शायद हम जीत भी सकते थे, क्योंकि जब हमने सबकत ले ली थी पहले एक गोल की, तो ऐसा लग रहा था कि हम कामयाबी हासिल कर लेंगे, लेकिन फिर यहाँ पर मुखालिफ टीम ने गोल भी बराबर किया, उसके बाद मैच भी जीता। अब प्रेशर, आप समझते हैं कि प्रेशर हमारी टीम के ऊपर है? बिल्कुल, एंग्जाइटी लेवल तो बहुत ज़्यादा हाई होती है और फिर पैनिक भी होता है कि बड़ी टीम के साथ अब खेल रहे हैं। मतलब है कि बड़ी टीम अब हो गई है, किस ज़माने में तो वो भी हमारे बराबर ही थे या थोड़े से कम थे। लेकिन ये कि देखें, प्रेशर होता है, फिर स्टेमिना पे भी डिपेंड करता है कि आप उसको सस्टेन कर सकते हैं, जीतने को आप कितना सस्टेन कर सकते हैं। और हम पिछले प्रोग्रामों में ये जिक्र कर चुके हैं कि क्या उनकी फिटनेस लेवल उतनी है और क्या जो है वो आगे चल के सस्टेन करते हैं। कुछ मैचेस में उन्होंने हारा हुआ मैच आगे जाके ड्रॉ किया था, लेकिन ये कि अगेन फिटनेस पे डिपेंड करता है, स्टेमिना पे डिपेंड करता है। लेकिन उसके बावजूद जो मतलब पिछले अरसों में हमने जो है बहुत ही बुरी हॉकी खेली थी, उसमें हम देख रहे हैं कि इंक्रीमेंटल चेंज है। चलें, बहुत अच्छा। अब क्योंकि टीम अच्छा परफॉर्म कर रही है, जिस तरह इकबाल साहब कह रहे हैं कि यहाँ पर परफॉर्मेंस भी अच्छी हो रही है, टीम की गो के शिकस्त का सामना करना पड़ रहा है, लेकिन निस्बतन माजी के मुकाबले जो पिछले 10, 15, 20 साल के दौरान हमारा ऐसी लग रही थी कि हॉकी बेहतर नहीं होगी, हम नीचे की तरफ रीच जा रहे थे। अब तो हमारी रैंकिंग भी थोड़ी सी बेहतर हुई है, इस पर और भी और उसमें एक चीज़ और मैं ऐड करना चाहूँगा कि देखें, इसमें हॉकी में अब वो पैसा भी इतना नहीं है जितना क्रिकेट में है। उसके बावजूद लड़के जो है अपनी इंडिविजुअल मेहनत कर रहे हैं और उसकी और आपने देख लिया कि वो जो मेहनत है वो रागिया नहीं गई। अजलान शाह ट्रॉफी के बाद जो है हम जो है मुस्तकिल इम्प्रूव करते जा रहे हैं। तो मैं समझता हूँ कि ये मतलब हमारे बच्चों की अनथक मेहनत है और हम देख रहे हैं कि हालांकि इसमें अगर हम उनको और भी फैसिलिटीज़ दें और कंटिन्यूस मैचेस करवाएं और की मेंटोरिंग प्रॉपर हो, गाइडेंस। क्योंकि देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं कि एंग्जाइटी हर प्लेयर के अंदर होती है और जब इतने बड़े चैम्पियनशिप्स हो रही होती हैं तो उसमें घबराहट भी आ जाती है और फिर स्टेमिना का भी बहुत बड़ा हाथ होता है। क्योंकि आखिर में जब आप या तो ड्रॉ हो रहा होता है या मैच आप हार रहे होते हैं तो उसको दोबारा ओवरकम करना बहुत मुश्किल हो जाता है। क्योंकि ये दो जो कंपोनेंट्स हैं, एक स्टेमिना, फिटनेस और एक जो आपका क्या कहते हैं एंग्जाइटी, तो इसको भी ओवरकम करना होता है। बड़ी टीम है इंडिया, जारी बात है, उनकी प्रैक्टिस। कहा कि पैसा बहुत है, हॉकी में अब कम रह गया है, माजी में पैसे बहुत मिला करते थे, लेकिन इस वक्त पैसा तो सबसे ज्यादा अगर हम देखें तो क्रिकेट बोर्ड के अंदर वाकई है। और इस वक्त अगर बात करें कि चैंपियन लीग वनडे टूर्नामेंट जारी है और इसकी मुकम्मल जो इनामी रकम है वो 4,90,00,000 रुपए है। 3 करोड़ रुपए फातेह टीम को, 2.5 करोड़ रुपए रनअप टीम को दिए जाएंगे इस फाइनल मैच जीतने वाली टीम को। और इसी हवाले से अब हमें टेलीफोन लाइन पे ज्वाइन कर लिया है नईमुल हक साहब ने अमेरिका से, और फर्स्ट क्लास क्रिकेटर भी रह चुके हैं और साथ साथ जो है बाकायदा तौर पर वो अमेरिका में ट्रेनिंग भी करवा रहे हैं बच्चों के। और नईमुल हक साहब, आपका तो सबसे पहले बहुत बहुत शुक्रिया। और क्योंकि इस वक्त चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट जारी है और तकरीबन जिस तरह अभी इकबाल साहब कह रहे थे हॉकी में पैसा अब नहीं है, क्रिकेट में बहुत पैसा है और क्रिकेट में 4,90,00,000 रुपए इसकी इनामी रकम है टोटल। लेकिन हम दूसरी तरफ आएंगे जहां पर इस वक्त इन 5 कप्तान जो नामजद किए गए हैं, इनमें मैं थोड़ा सा बात करना चाहूंगा आपसे कि इस वक्त जो कप्तानी कर रहे हैं, अगर यंग ब्लड की बात करते हैं तो मोहम्मद हारिस वाहिद यंग ब्लड नजर आ रहा है जो इस टीम के अंदर कप्तानी कर रहा है। फिर थोड़ी सी बात सऊद शकील, क्योंकि वनडे नहीं खेलते हैं, टेस्ट क्रिकेट ज्यादा फोकस है उनका और वहां पर वाइस कप्तानी, इससे में वनडे मैच में भी वो कप्तानी कर रहा है एक टीम की। तो आप क्या कहेंगे, हमें अब कप्तान या तो तैयार नहीं कर रहे हैं या तैयार करने की कोशिश कर रहे हैं, तो हमने बहुत से साबका ऐसे कप्तान को बना दिया है जिससे शायद टीम बेहतर कारकर्दगी ना दिखा सके। सर जी, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया और आपके जो भी गेस्ट बैठे हुए हैं उन सबको मेरा बहुत बहुत सलाम। सर, कप्तानी का मसला तो एक मैं जरा पीछे से आ जाता हूँ। पिछले 4-5 साल पहले आपने एक बड़ा अजीब सा डिसीजन लिया था, आपने सरफराज को जो हटाया था, तो वो अभी तक चल रहा है। 4 साल हो गए, हम उस डिसीजन को सेटिस्फाई नहीं कर पा रहे हैं कि कप्तान किसको बनाना है।
आप एक ने पैनिक बटन दबाया था, वसीम खान साहब थे शायद, मेरे ख्याल से, अगर मैं गलत हूँ तो वसीम खान साहब इंग्लैंड से आए थे। उन्होंने सरफराज जो कि अगर आप उसका कप्तानी की बात कर रहा हूँ, उसका कप्तानी का उस वक्त का वो देखते हैं, यानी कि आप लैपटॉप सेलेक्टर की बात कर रहे हैं जी। वो 11 में से 8 मैच जीता था और 2 मैच हारा था। वनडे की कप्तानी की मैं बात कर रहा हूँ। T20 में तो हमारी टीम नंबर 1 थी। जानबूझकर पता नहीं लोगों ने परफॉर्म नहीं किया। श्रीलंका की टीम यहाँ आई, वो 3-0 से हार गए या 2-0 से हार गए थे हम वो T20। हालांकि वो वनडे हम जब भी जीते थे उनके खिलाफ, वो वनडे सीरीज जीते थे, T20 हार गए थे। तो वहां से वो जो बटन दबाए ना, 5 साल हो गए, अभी तक आप उस चीज को कुछ कर नहीं पा रहे हैं। लेकिन बाबर आजम तो कुछ कप्तानी बेहतर कर रहे थे और फिर प्लेयर पावर शायद टीम में आ गई है, जिसके बेस पे शायद ऐसा लगा कि बाबर की कप्तानी भी खतरे में गई। फिर कैप्टनशिप से हाथ धोना बैठा, फिर शाहीन शाह अफरीदी बने, फिर दोबारा बाबर को बना दिया गया। तो कैप्टन तो मैं कह रहा हूँ ना, मेरे कहने का मकसद वही तो है ना। वो अभी तक आप उसको कुछ कर ही नहीं पा रहे हैं ना। वो एक आप जो कर गए थे वो कर गए, उसके बाद अब आप कभी अजहर को बना रहे थे, फिर बाबर को बना रहे थे, फिर शाहीन शाह अफरीदी बने। तो आप हर जगह मिस्टेक कर रहे हैं। मेरे हिसाब से अभी आप बाबर को ही रखे वनडे और T20 में। सऊद शकील को आप टेस्ट टीम में उसके साथ ग्रूम करते रहे। अब जिसको भी आप कप्तान बनाएंगे, अभी ये भी नहीं पता टेस्ट टीम का कप्तान कौन होगा, शान मसूद रहेगा कि नहीं रहेगा, या फिर आप एक डिसीजन लें और रिजवान को तीनों फॉर्मेट का कप्तान बना दें। मतलब दूसरी चॉइस रिजवान ही है, क्योंकि अब सरफराज का मेरे हिसाब से जो है टाइम इतना रहा नहीं है उसके पास। उसको नहीं, अभी भी क्रिकेट बाकी है सरफराज की। 2-3 साल तो वो खेल सकते हैं। उसकी क्रिकेट बाकी है, लेकिन अब आप उसको बनाएंगे नहीं ना। उसको आप कप्तान बना के उसके साथ एक सऊद शकील को आप ग्रूम करें एज ए टेस्ट कैप्टन, या आप शान मसूद को एज ए वाइस कैप्टन उसके साथ रखें। अच्छा, थोड़ा सा एग्रेसिव नहीं होना चाहिए कप्तान, आप समझते हैं? और ये थोड़ा सा झलक नजर आई है। अभी मैंने देखा है 2 मैचेस मैंने देखे हारिस की कप्तानी करते हुए, तो हारिस में थोड़ी सी झलक नजर आई है मुझे। हारिस की तो टीम में जगह नहीं बनती ना। हारिस की तो टीम में जगह ही नहीं बन रही, टेस्ट टीम में वो नहीं। लेकिन अब तो वो कह रहे हैं कि मैं बड़ा स्ट्रांग हो गया हूँ, 6ठे नंबर पे खुद कोशिश कर रहा था काफी अरसे से कि इस नंबर पे खेलूं, परफॉर्म करूं। अब तो इस नंबर पे खेल भी रहे हैं, परफॉर्म भी कर रहे हैं। इस वक्त नेशनल चैंपियनशिप जो चैंपियन ट्रॉफी जो जारी है पाकिस्तान के अंदर, चैंपियन लीग। अभी वो बीच में कहाँ चला गया था? वो तो इतना बड़ा उसका एकदम नाम आया था, वो वर्ल्ड कप भी खेला, बहुत अच्छी परफॉर्मेंस भी की उसने। वो तो T20 का बहुत अच्छा प्लेयर था। वनडे और उसमें उसको थोड़ी प्रॉब्लम होती थी वनडे खेलने में, लेकिन T20 का तो बहुत अच्छा प्लेयर था। कहाँ था वो, कहाँ चला गया था? अब एकदम दोबारा आएगा वो। आप इफ्तिखार को कैरी करती रहे, आपने आगा सलमान को भी T20 भी खिलाया, वनडे भी खिलाया, सारी क्रिकेट खिलाई, लेकिन वो एकदम उसको गायब कर दिया। ये तो बड़ा आइडियल प्लेयर है T20 का। इसको आप ऐसे ऊपर भी खिला सकते हैं, उसको आप नीचे भी खिला सकते हैं। तो आप गलतियों पे गलतियां किए जाते हैं ना। आपको पता ही नहीं होता, ना आपको विकेट बनानी आती है, ना आपको होम एडवांटेज लेना आता है। आपने वहां से एक क्यूरेटर बुला लिया ऑस्ट्रेलिया से, उस बेचारे को क्या पता। उसने आपको पहले ये तो सोचे कि आपकी स्ट्रेंथ क्या है, आपकी बॉलिंग स्ट्रेंथ है या आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ है, तो आप उसी हिसाब से। हमें तो लग रहा है कि बैटिंग है नहीं मुल्क साहब, क्योंकि जैसी पिचेस अभी ये चैंपियंस वनडे टूर्नामेंट में है, 300-350 रन स्कोर हो रहे हैं हर मैच में। तो भाई वो बांग्लादेश के खिलाफ आपकी बैटिंग स्ट्रेंथ कहाँ चली गई? तो आप तो 109 100 पता नहीं कितने पे आउट हो रहे थे। पहली इनिंग में एक आध टेस्ट में आपने 400 कुछ रन किए थे, उसके बाद आप कहाँ चले गए थे? एक में 500 कुछ। आप पहले तो ये पता है आपने डिक्लेरेशन का वहाँ पे किसने कहा था, जो आपने टीम 448 रन पे आपने डिक्लेयर कर दी थी इनिंग। क्यों डिक्लेयर किया? आप तो पूरा एडवांटेज लेते हैं ना आप, कि आप हमें दोबारा बैटिंग ना करनी पड़े। तो आपको पूरा एडवांटेज लेना चाहिए था। आप 550-600 रन करते। जब भी आप टॉस जीतते हो, बैटिंग पहले करते हो, तो आपका हमेशा टारगेट ये होना चाहिए कि आप हमारी दोबारा बैटिंग ना आए, हम दूसरी टीम को 2 दफा आउट कर दें। लेकिन वो पता नहीं किसका डिसीजन था। लेकिन नहीं मलिक साहब, इस बड़े अच्छा आपने एक सवाल रेज हमें कर दिया। हमारे मेहमान यहाँ पर बैठे हुए हैं और उनसे भी मैं करना चाहूँगा। अरे भाई जिस तरह नईम भाई कह रहे हैं कि 448 रन पर हमने इनिंग डिक्लेयर कर दी, और वो भी कह रहे हैं कि हमारी तो बैटिंग इतनी स्ट्रांग थी, उससे मैच के अंदर हम अच्छा लंबा स्कोर कर सकते थे, मजीद हमें दोबारा बैटिंग नहीं करनी पड़ती। अगर वहाँ पर हमारे 600 रन कर देते या 650 रन कर देते, तो हमारे बॉलर्स वहाँ आउट करने की सलाहियत
रख सकते थे, प्रेशर एंड हो सकती थी वहाँ पर इंडिया की टीम, यहाँ पर बांग्लादेश की टीम। लेकिन जैसे ही हमने देखा तो ऐसा लगा कि शायद ये फैसला उस वक्त सही लग रहा था, लेकिन बाद में शायद उस इतने रन डिक्लेयर करने के बाद भी वो मैच हार गए हैं। देखिए वैसे तो टेक्निकली तो ये बहुत बड़ा ब्लेंडर था जिसका खुमियाजा हमने कैसे हार के किया। तो उस वक्त तो बज़ाहिर ये लग रहा था कि वो अपनी नज़र में उनके कि ये हमारा डिक्लेरेशन सही है, और शुरू में जैसे में आपने कहा कि शुरू में जब उनकी बैटिंग आई थी तो बज़ाहिर सही लग रहा था, और वो अगर वो पूरा अगर उस तरह अपने प्लान पे अमल कर जाते और बांग्लादेश की टीम आउट हो जाती तो ये फैसला बज़ाहिर सही दिखाता। मगर थोड़ा सा ये अंडर एस्टिमेट कर गए बांग्लादेश की टीम को पहले मैच में, जिसकी वजह से उन्होंने, और फिर पूरी टेस्ट सीरीज़ आपने देखी कि जिस तरह बांग्लादेश के खिलाड़ियों ने खेल खेला और जिस स्पीड के साथ खेला कि हमारे खिलाड़ी फिर उसको मुकाबला नहीं कर पा सके। तो ये एक बहुत बड़ा मैनेजमेंट के लिए भी है कि वहाँ पर जो मैनेजमेंट का बड़ा रोल होता है सारे इसके अंदर, कप्तानी के अंदर भी बड़ा रोल होता है, जो पीछे जो मैनेजमेंट बैठी हुई होती है। तो ये इसमें सबको ऑन करने चाहिए इस बड़ी गलती को कि आपने कहाँ पर ब्लेंडर किया। फिर ओवरऑल ये सिर्फ मसला ये नहीं है कि सारी ये डिसीजन का फैसला था, ओवरऑल जो इनकी जो कारकर्दगी थी, जो परफॉर्मेंस थी, वो अपनी परफॉर्मेंस से उस फैसले को सही नहीं कर पाए। कोई भी फैसला ऐसा होता है कि सारे फैसले सही नहीं होते क्रिकेट के अंदर, कुछ फैसले जब ले जाते हैं तो कुछ फैसले आपके सही ऑन कर जाते हैं और कुछ फैसले जो है वो नेगेटिव साइड पे चले जाते हैं। मगर उसको जो है बिल्कुल जो है उसको अपनी परफॉर्मेंस से उस फैसले को सही साबित करना पड़ता है और उस फैसले को थोड़ा सा मेंटेन करना पड़ता है। तो वो हमारे खिलाड़ी बस से जो उनकी परफॉर्मेंस रही वो उस म्यार पे पूरा नहीं उतर पाए, जिसकी वजह से आपने देखा कि पूरी टेस्ट सीरीज़ हम हार गए। अच्छा, पूरी टेस्ट सीरीज हार गए नहीं बोला साहब, सीरीज हम हार गए। और लेकिन मैं क्योंकि इस वक्त अगर देखें तो मैं काफ़ी अरसे से गौर कर रहा हूँ, हमारे पास फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर नहीं निकल कर आ रहे हैं। माजी अगर देखें, आज भी मैं एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में था और मैंने आज वहाँ यूनुस खान से भी यही सवाल किया था कि हम माजी देखते थे जब वो खेला करते थे तो हमारे पास अब्दुल रज़ाक थे, अज़हर महमूद थे, फिर कुछ अरसे के लिए बिलावल भट्टी आए, अनवर अली आए, और अब फिर एक थोड़ा सा पेयर बना था यहाँ पर फ़हीम अशरफ का, वसीम जूनियर का, और उसके बाद शायद ऐसा लगता है कि हमारे पास कोई ऑलराउंडर नहीं है। आमिर जमाल है टीम में तो ज़रूर आए लेकिन इंजरी का शिकार रह रहे हैं, इन आउट का सिलसिला उनके साथ भी जारी है। तो हम इतने एक अरसा हो गया रज़ाक और अज़हर महमूद को गए हुए, लेकिन हम अब तक कोई अच्छा ऑलराउंडर, फास्ट बॉलिंग ऑलराउंडर टीम में सिलेक्ट नहीं कर पाए। शायद क्या वजह आप इसकी समझ सकते हैं? सर ये भी तो लेक ऑफ नॉलेज है ना। अब आपको पता ही नहीं, आमिर जमाल को आप बना सकते हो लेकिन उसको आपने टेस्ट क्रिकेट के लिए रख दिया, उसको ना आप वनडे खिलाते हो। शुरू में जब उसने डेब्यू किया तो मैं ख्याल वो T20 थे उसने डेब्यू किया था और एक मैच मुझे याद है उसने जिताया भी था बॉलिंग से। आमिर जमाल ने मसला वही हो जाता है ना, आप डेवलप नहीं कर पा रहा हो, आप इन एंड आउट कर देते हो। एक लड़के को वसीम जूनियर को आप लाए थे बड़े हाईली, उस पे वसीम जूनियर को हम एज ए ऑलराउंडर, जो कोच आए थे हमारे कुछ अरसे के लिए, उन्होंने कहा था कि वो पता नहीं उसको किससे मिला दिया था। बहुत अच्छा बॉलर है, कहाँ है वसीम जूनियर, किधर गया वसीम जूनियर? मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ किसी टीम में है, नाम ही नहीं आ रहा उसका। बिलावल भट्टी ने जो टेस्ट क्रिकेट शुरू की थी तो अनवर अली कहाँ है, एक अच्छा ऑलराउंडर अगर हम देखें तो जो पाकिस्तान सुपर लीग होती है उसके अंदर जरूर वो नजर आ जाता है, बहुत से मैचेस अभी भी वो जिता रहे होते हैं, लेकिन क्या पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड के जहनों में नजर नहीं आ रहा ये चीज कि हमें ऐसे प्लेयर्स पे काम करने की जरूरत थी? हमने तो बिलावल भट्टी को भी जाया किया ना। बिलावल भट्टी को हमने शुरू में टेस्ट क्रिकेट खिलाया, उसने तो एक आध मैच मैंने देखा पाकिस्तान में हो रहा था, अगर मैं गलत नहीं हूँ तो दुबई में हो रहा होगा, उसने तो 2-3 बैट्समैनों को उड़ा दिया था। और दोनों ने अनवर अली ने और यहाँ पर बिलावल भट्टी दोनों ने मिलकर, जिस तरह पेयर था ना हमारे पास रज़ाक और अज़हर महमूद का। अनवर अली को तो आपने जाया किया, इतना ही चांस देते जितना चांस आपने आसिफ अली को दिया था, खुशदिल शाह को दिया था। तो अनवर अली तो आपके लिए बड़ा जबरदस्त पावर हिटर बन सकता था, लेकिन आपने उसको खिलाया नहीं, उसको आपने प्रॉपर चांस नहीं दिया। उसको भी इसी तरह आप छठे नंबर पे बैटिंग कराते ना, T20 खिला के या वनडे खिला के, तो उसको तो आपने आगे पीछे करते रहे, कभी एक मैच खिलाया ना खिलाया। अब वसीम जूनियर की मैं बात कर लेता हूँ, एकदम इतना उसको हाईली प्रेडिक्ट किया गया था, गायब है, बहुत अच्छा बॉलर है, उसने वर्ल्ड कप जो खेला था बहुत अच्छा खेला था, बड़ी अच्छी गेंदें की थी। अब मैं देख ही नहीं रहा वसीम जूनियर का कोई नाम ले रहा है, कहाँ है वसीम जूनियर? तो ये आपके पास यही होता है ना, इन एंड आउट, लाइकिंग डिसलाइकिंग, आपको होम एडवांटेज लेना नहीं आता। इंडिया के देख लिया करे ना यार, आपका पड़ोसी मुल्क है, 2.5-3 दिन में मैच खत्म कर देता है टेस्ट क्रिकेट, उनको पता है विकेट कैसे बनानी है, उसको किस तरह। वहाँ तो मैचेस भी नहीं होते, दूसरी बात भी तो कर लें, वहाँ पर तो मैचेस भी नहीं होते। अफगान न्यूजीलैंड की सीरीज का मैच नहीं हुआ वहाँ पर, अफगान बोर्ड कितना नाराज है। क्या होगा, वो तो डेलिब्रेट, उन्होंने डेलिब्रेट नहीं किया, उनके पास तो
50 क्रिकेट स्टेडियम है सर। हमारे यहाँ तो 3 स्टेडियम है। हमारे यहाँ तो मसला ये हो रहा है कि अभी हम इंग्लैंड को ये हो रहा था कि हम होम सीरीज यूएई ले जाएंगे। भाई आपके पास तो गिने चुने 5 या 6 ग्राउंड है। इकबाल स्टेडियम भी अभी आपने बना दिया, वरना अच्छा खासा स्टेडियम था, वरना उससे पहले तो रिपोर्ट आ रही थी। नहीं, मुझे लगता है मजे, क्योंकि स्टेडियम पे आप बात कर रहे हैं तो बहुत से ग्राउंड्स हमारे पास भी हैं, बहुत जरूरत है हमें उन्हें आबाद करने की भी, और क्योंकि हम इस पे काम नहीं कर रहे। ग्राउंड देखा है आपने? हैदराबाद का ग्राउंड देखा है जो आपका था, मुल्तान का स्टेडियम। चले बिल्कुल हैदराबाद की बात की तो यहाँ पर थोड़ा सा नईम उल हक साहब हमारे साथ हैदराबाद ही से ताल्लुक रखने वाले हैं। यहाँ पर इकबाल मेमन साहब हमारे साथ मौजूद हैं, और ये भी नईम उल हक साहब हमारे साथ अमेरिका से, वो यही कह रहे हैं कि हैदराबाद का नियाज स्टेडियम का, क्योंकि आप खुद बिलोंग करते हैं हैदराबाद से, और इकबाल मेमन साहब है, और जिस तरह आपने हैदराबाद के नियाज स्टेडियम की बात अब से 2 दिन कबल मेरे शो में भी कही थी, और आज नईम उल हक साहब भी उसी के हवाले से बात कर रहे हैं। आप क्या समझिए कि वहाँ काम करने की अब ज़रूरत है, वो से नियाज स्टेडियम पे जहाँ पर बहुत सी पाकिस्तान की यादें वाबस्ता है, इसी यूनुस खान की यादें वहाँ से वाबस्ता हैं, क्या कहेंगे? बिल्कुल, हैदराबाद तो गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल है, क्योंकि वहाँ पे मुदस्सिर और जावेद मियाँदाद ने 451 का जो है बैटिंग रिकॉर्ड बनाया था, और डॉन ब्रैडमैन और बिल्स पॉन्सवर्थ के साथ जो है ना उनका रिकॉर्ड बराबर किया था। और फिर दूसरी बात यह है कि अपना हैदराबाद में कभी भी पाकिस्तान ने हारा नहीं है, तो बड़ी टीमों को भी वहाँ पे खिलाना चाहिए। फिर दूसरी बात यह कि ग्राउंड अभी तक बेहतरीन है, सिर्फ प्रॉब्लम जो है वो है पेविलियन का। पेविलियन को डेटेरिएशन इसलिए हो रही है कि वहाँ पे कोई ख्याल रखने वाला नहीं है। अच्छा, दूसरी बात शहजादा ये है कि अपना वहाँ पे भी शाम को अपना जिस तरह कराची में ब्रीज चलती है, उस तरह वहाँ पे भी बहुत चलती है, तो वो जो है ना ब्रीज स्पेशली थर्ड सेशन में बड़ी बॉल जो है मूव करती है, तो ये चीजें सारी फेवर में आई हैं। ये तो पाकिस्तान के फेवर में जाती है ना, कि पाकिस्तान के पास ज्यादा स्विंग करने वाले बॉलर हैं, स्विंग आउट स्विंग पाकिस्तान के पास ज्यादा फास्ट बॉलर ऐसे शाम की हवा से बहुत फायदा उठाया करते हैं। जलालुद्दीन दुनिया का पहला जो हैट्रिक वनडे में हुआ था वो भी उसी ग्राउंड पे हुआ था, वो भी ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ हुआ था। तो देखें बहुत सारे वहाँ पे वर्ल्ड रिकॉर्ड्स हैं, लेकिन ये कि क्यों डिनाई किया जा रहा है, ये उसी तरह डिनाई किया जा रहा है। कराची तो चले मेट्रोपॉलिटन है जिसको मिनी पाकिस्तान कहते हैं, सिंध के प्लेयर्स को भी डिनाई किया जा रहा है, वहाँ के ग्राउंड्स को भी डिनाई किया जा रहा है। सखर में भी एक दफ़ा वेस्ट इंडीज़ के खिलाफ वनडे मैच हो चुका है। चले आपने सिंध का जिक्र कर लिया, नईम उल हक साहब हमारे साथ मौजूद है। आज जो यूनुस खान ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है, नईम उल हक साहब बड़ी अच्छी बात इन्होंने अभी ये कही कि यहाँ पर सिंध में डिनाई किया जाता है। उन्होंने कल बात की कि जो यहाँ पर अगर हम देखते हैं जो सिंध प्रीमियर लीग जो इवेंट होना था वो कतर में अब खेली जा रही है, तो वो एक ही कह रहे थे कि सिंध के हैदराबाद में अब करा लेते। सिर्फ हैदराबाद ही नहीं, दीगर और ऐसे ग्राउंड थे जहां हो सकता है। उन्होंने नवाबशाह दीगर इंटीरियर के शहर के नाम लिए और उन्होंने कहा कि यहाँ ग्राउंड्स थे, यहाँ मैचेस हो सकते थे। आप सिर्फ एक फोकस कर दिया कि ठीक है कराची में नहीं हो रहा, आप हैदराबाद में करा, हैदराबाद में भी नहीं हो रहा, तो दीगर जो जगहें थी वहाँ आपने इग्नोर कर दिया। वहां पर तवज्जो देने की जरूरत थी, वहां पर भी तो स्टेडियम था। आप बजाय इसके कि उस क्रिकेट को, सिंध की क्रिकेट को सिंध में रहने देते, आप कतल ले गए। ये मुझे ऑनेस्टली ये आप जो प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं मुझे इसका इल्म नहीं है। मुझे ये तो पता है कि कोई कराची प्रीमियर लीग यूनुस से मेरी बात हुई थी, तो वो कह रहा था कि आई थिंक नवंबर से शुरू हो रही है कराची में। आप उसकी बात कर रहे हैं या कोई? नहीं, 2 इवेंट हो रहे हैं। देखिए, एक सिंध प्रीमियर लीग हो रही है, दूसरी जो आप बात कर रहे हैं ना, आज उसी की प्रेस कॉन्फ्रेंस थी कराची, यहाँ पर कराची प्रीमियर लीग की, और यहाँ पर कराची प्रीमियर लीग की आज प्रेस कॉन्फ्रेंस थी। आज यूनुस खान ने यही चीजें कही। आज तो बड़ी अच्छी बात है, यूनुस खान कह रहे थे आज उन्होंने सिर्फ मीडिया को 45 से 50 मिनट दिए सवालात करने के लिए, और मीडिया ने दिल खोल के आज सवालात यूनुस खान से किया, और बड़े दिलचस्प जवाबात भी यूनुस खान देते रहे हैं। आज अपने 50 मिनट की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान उन्होंने बहुत सी चीज़ें ऐसी भी कही हैं जहां उन्होंने एक जुमला बड़ा प्यारे अंदाज में कही कि टीम सिलेक्शन के हवाले से उन्होंने ये बात कही कि अगर क्रिकेट से जो मोहब्बत करता है, अगर एक ठेले वाला मोहब्बत करता है, एक गोश्त वाला मोहब्बत करता है, एक मछली फरोख्त करने वाला मोहब्बत करता है क्रिकेट से, तो आप उससे जाके पूछे कि पाकिस्तानी टीम में इस वक्त किन खिलाड़ियों को शामिल होना चाहिए, टीम के अंदर किन प्लेयर्स को किस नंबर पे बैटिंग करना देना चाहिए, वो सब के सब वो बता देते हैं। लेकिन जो मैनेजमेंट है, जो फैसले कर रही है, उन्हें इल्म नहीं है। देख लेना उसने कितनी बड़ी बात कह दी।
मतलब उसको अगर आप डीपली देखेंगे, उसको सोचेंगे तो ये कितनी बड़ी बात है और बिल्कुल सही बात है। बाहर बैठे हुए लोगों को भी पता होता है कि किस नंबर पे किसको बैटिंग करानी चाहिए। आपकी एक पूरा स्ट्रेटजी होती है कि आपने इस तरह हो जाएगा तो हम इस तरह करेंगे। ये थोड़ी के लकीर के फकीर आप एक कॉपी पे लिख के लेके आ गए कि बस ये इसका नंबर है, ये इसका नंबर है, ये इसका नंबर है। तो अब ये गलतियां करते आ रहे हैं सर। जिस तरह पाकिस्तान चल रहा है इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चल रहा है। चले, जिस तरह पाकिस्तान चला इस तरह पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड भी चले। इसी पे मैं आरिफ साहब से भी पूछना चाहूँगा, जो यूनुस खान ने कही है आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के अंदर बातें, जिस तरह उन्होंने कहा है कि एक रेडी वाले को भी पता है कि कौन सी टीम सेलेक्ट होनी चाहिए, कौन से लड़के खेलने चाहिए किस नंबर पे। आप एग्री करेंगे कि बाहर बैठे हुए हर बंदे को पता होता है, जो क्रिकेट से मोहब्बत कर रहा होता है, कि यहाँ पर किस नंबर पर किस बैटर्स को बैटिंग करना चाहिए, किसको ओपनर जाना चाहिए, कौन सा टीम का कप्तान होना चाहिए, कौन सा पाकिस्तानी स्क्वाड होना चाहिए, वो तो बाहर बैठे हुए लोगों को पता, लेकिन मैनेजमेंट गाफिल नज़र आ रही है। देखिए, जिस तरह रेडी वाले को पता होता है तो इस तरह ये है कि मैनेजमेंट जो भी होती है इनकी यहाँ के उनको भी पता होता है, मगर इंटेंशन की बात होती है कि आप किस इंटेंशन को, क्योंकि रेडी वाले ने तो एक हॉनेस्टी के साथ टीम बना दी। वो देख रहा है कि इस मुल्क में कौन कौन से बच्चे, कौन कौन से खिलाड़ी परफॉर्म कर रहे हैं, उस हॉनेस्टी की बुनियाद पर उसने टीम बना दी। मगर जो अंदर बैठे हुए लोग होते हैं फिर वो उनका क्राइटेरिया कुछ और होता है। वो भी अगर हॉनेस्टी की टीम पे बुनियाद पे अगर वो टीमें बनाएं तो फिर उनके रिजल्ट भी अच्छे आए। तो ये तो नहीं है कि उनको नहीं पता होता, सारी चीज़ें उनको पता होती हैं। तो बहरहाल ये कि आपका अपनी इंटेंशन जो है पॉजिटिव डायरेक्शन के अंदर रखेगी, और ये अब जब तक आप रखेंगे नहीं यहाँ पर पाकिस्तान क्रिकेट, क्योंकि वाहिद ये गेम रह गया है पाकिस्तान क्रिकेट का जो इस कौम का एक पैशन है। अगर आप उस पैशन के साथ भी अगर कौम के साथ खेलेंगे वहाँ पर और ये राइट डायरेक्शन में, मगर हमेशा से इसकी सबसे बड़ी प्रॉब्लम यही है कि हमारे यहाँ हर चीज़ जो है स्टेबिलिटी इस क्रिकेट में जब तक नहीं आएगी, जब तक ये एडहॉकिज्म चलता रहेगा। हमारी मैनेजमेंट देखें तो मैनेजमेंट भी मुसलसल इन और आउट होती है, कोई अपने पाँव कदम जमा ही नहीं पाता कि वो आउट ही आता है। इसी तरह टीम में जितने भी खिलाड़ी हैं, आपने नाम लिए, अनवर अली है, बहुत सारे एसेट्स जिन पे पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड ने और इस कौम का बहुत ज़्यादा पैसा इन्वेस्ट किया गया है। बहुत हैवी इन्वेस्टमेंट होती है किसी खिलाड़ी के ऊपर, मगर वो भी ये है कि इन और आउट होते रहते हैं, जिसकी वजह से मुस्तकिल परफॉर्म नहीं कर पाते। मिसाल दी आज कि रात को पाकिस्तान टीम इंडिया जा रही थी, रात को हमने देखा कि वहाँ पर जो है कप्तान मोहम्मद यूसुफ थे, सुबह यूनुस खान हो गए। बहुत सी चीज़ें ऐसी भी आज उन्होंने डिस्कस की है। बिल्कुल, ये देखेंगे सारी चीज़ें आपके सामने आती हैं, किसी इमरजेंसी की बुनियाद पर किसी तेज़ी के साथ चेंजिंग होती है। बोर्ड के जो चेयरमैन है वो रातों रात चेंज हुए, वहाँ कप्तान फिर चेंज हुआ, रात को फ्लैट करते हुए एक टीम कोई और थी, सुबह टीम का कप्तान कोई और होता है। दुनिया में कहीं भी इतनी ज़्यादा चेंजिंग और इतनी जल्दी जल्दी चेंजिंग नहीं आती है, बल्कि दुनिया में कहीं भी इतनी ज़्यादा टेस्ट कैप या कैप जो है पूरी दुनिया में नहीं दी जाती जितने यहाँ पर हमारे यहाँ कैप दिए जाते हैं। जितने डेब्यू पूरी दुनिया में इतनी तेज़ी से नहीं होते जितने हमारे पाकिस्तान के अंदर होते हैं। तो इसका मतलब कि हम मुसलसल तजर्बे के प्रोसेस से गुजर रहे हैं और कई सालों से ये सुन रहे हैं कि हम एक्सपीरियंस कर रहे हैं। तो ये एक्सपीरियंस प्लेयर्स कहाँ मिल रहे हैं हमें? हाँ। ये देखें ना कि अब तो हम टॉप 10 के अंदर भी हमारे आईसीसी रैंकिंग में टेस्ट में प्लेयर्स नहीं बचे। देखिए, हमारी जो क्रिकेट है मुसलसल आप देख रहे हैं रैंकिंग के हिसाब से सारी चीज़ों 8वें नंबर में टेस्ट रैंकिंग में नीचे जा रही है। और ये अभी जो हम देख रहे हैं कि ये चैंपियंस लीग के अंदर वो खिलाड़ी जैसे आपने एक जिक्र किया था कि 40 साल से ऊपर ज़्यादा कह रहे हैं, मगर बहुत सारे के ऐसे खिलाड़ी हैं जो इस वक्त 40 साल को बिल्कुल करीब पहुँचने वाले हैं, वो खेल रहे हैं। तो इसका मतलब है कि हमारे यहाँ जो है वो खिलाड़ियों का जो है बैकअप नहीं है सारा। और वो ये ऐसा ना हो खुदा ना खास्ता, क्योंकि इस टूर्नामेंट के लिए बहुत सारे खिलाड़ी चाहिए होती हैं, 5 टीमें 50, 80, 100 खिलाड़ी चाहिए होते हैं। फिर वो तो अब ऐसा ना हो कि हमें बाद में ये 150 भी प्लेयर्स ना मिलें जिस तरह क्रिकेट जा रही है। तो इसमें बहुत ज़्यादा हमारे ग्रास रूट लेवल पे और नीचे यंगस्टर को इन्वॉल्व करना पड़ेगा। जिस तरह इन्होंने अंडर 19 के भी बहुत सारे खिलाड़ी चैंपियंस लीग में खिलाए, मगर ये हैरत की बात यह है कि जो अंडर 19 टीम का कप्तान है जो वर्ल्ड कप में खेला, आपने उसको फिटनेस की बुनियाद पे इस पूरे इवेंट ही के अंदर नहीं है। और एक खिलाड़ी है शाहजेब जिसने इस टूर्नामेंट की वाहिद सेंचुरी बनाई थी पाकिस्तान की तरफ से, वो भी इस इवेंट के अंदर नहीं है। तो इस तरह के उसने आफ्ताब इब्राहिम को लास्ट टाइम पे बाहर किया गया है, तो फास्ट बॉलर था, बड़ा जबरदस्त वो फास्ट बॉलर निकल। मगर वो जो इतनी क्रिकेट खेल रहे हैं हमारे जहाँ तक ये पहुँच गया कि वो पाकिस्तानी टीम के कप्तान तक पहुँच गया अंडर 19, तो उनके फिटनेस पे भी काम करना इन्हीं लोगों का काम है ना। अगर कहीं पर उनसे कमी कोई कोताही हो रही है तो इनको मैनेजमेंट का जो इतना स्टाफ हैवी स्टाफ है, हैवी पैड स्टाफ है, उनको देखना चाहिए कि उनके फिटनेस में कहाँ पर कमी आ रही थी कि आपने 2 इतने इंपॉर्टेंट खिलाड़ी आपने बाहर कर दिए जिनकी परफॉर्मेंस बहुत ज़्यादा थी।
अब ये बिल्कुल इसकी फिटनेस को बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दे रहे हैं। सीनियर डिस्ट्रिक्ट में भी हमने देखा कि बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस दी जा रही है फिटनेस को, मगर उसको बैलेंस रखना पड़ेगा कि फिटनेस और स्किल को भी थोड़ा सा साथ साथ लेके चलना बिल्कुल पड़ेगा। फिटनेस और स्किल को बैलेंस रखना पड़ेगा। और यहाँ पर नईम साहब आपसे थोड़ी सा बात करना चाहूँगा फिटनेस लेवल के ऊपर। और अगर हम देखें तो हमारे पास तो यहाँ पर 5 डे के लिए हमारे पास प्लेयर्स नहीं है। अगर देखें तो वसीम अकरम भी कहते हैं कि हमारे पास अगर कोई फास्ट बॉलर जीनियल नजर आ रहा है जो 5 दिन की क्रिकेट खेलने की सलाहियत रखता है, उन्होंने एक ही नाम गिना दिया है, सिर्फ मीर हमजा का। तो आप समझ रहे हैं कि एक लेजेंड फास्ट बॉलर भी पाकिस्तान के फास्ट बॉलिंग के तशवीश का इजहार कर रहा है। तो शायद हमारी क्रिकेट खत्म होती जा रही है, हम सिर्फ शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट को फोकस कर रहे हैं। नौजवान क्रिकेटर जो आ रहे हैं वो भी शॉर्ट फॉर्मेट की क्रिकेट को तरजीह दे रहे हैं। बिल्कुल 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 ऐसा ही है, जाहिर है उन्होंने बिल्कुल सही कहा। अब आप देख लेना, हमने 26 पे 6 आउट कर दिए थे, उसके बाद आपके फास्ट बॉलर बिल्कुल हाथ पैर उनके ठंडे पड़ गए, भागने लगे थे। तो इसी तरह होता है, पैसे की सारी इन्वॉल्वमेंट है। जाहिर है T20 में हर आदमी को पैसा मिल रहा है तो वो T20 की तरफ चला जाता है, उसको कोई परवाह नहीं होती कि वनडे खेले या लॉन्ग फॉर्मेट खेले। जब तक आपकी क्रिकेट में लॉन्ग फॉर्मेट की क्रिकेट में, फर्स्ट क्लास क्रिकेट में, जब तक आप अच्छी फर्स्ट क्लास क्रिकेट नहीं खिलाएंगे, लड़कों को आप लॉन्ग वर्जन का बैटिंग नहीं कराएंगे, लॉन्ग वर्जन में आपको बॉलिंग करानी नहीं आएगी। जो लड़का लॉन्ग वर्जन की क्रिकेट खेलता है, फर्स्ट क्लास क्रिकेट खेलता है, 4 दिन की क्रिकेट खेलता है, वो कोई भी क्रिकेट खेल सकता है। वो वनडे भी खेल सकता है, अभी वो T20 भी खेल सकता है, वो हर किस्म की क्रिकेट खेल सकता है। लेकिन वो क्रिकेट अच्छी क्रिकेट होनी चाहिए। इंडिया की बिल्कुल क्रिकेट अच्छी होनी चाहिए। और नईमुल हक साहब आपका बहुत 600 रन बनाते हैं वो लोग। बिल्कुल बिल्कुल ट्रॉफी में बहुत 600 शुक्रिया आपका थोड़ा सा टाइम देने का विनेस स्पोर्ट्स में, और अच्छी गुफ्तगू कर रहा था। कैप्टन के हवाले से भी काफ़ी आपने बातें की, और फिर डोमेस्टिक क्रिकेट पे जो इश्यूज़ हैं उस पर आपने बहुत अच्छी बातें। बहुत शुक्रिया आपका विनेस स्पोर्ट्स में टाइम देने का। इकबाल मेमन साहब की तरफ आते हैं, थोड़ा सा हॉकी पे, कौमी खेल पे बात कर लेते हैं। और परफॉर्मेंस अच्छी रही है, कुछ मिले जुले रुझान रहा है, लेकिन इंडिया से हम फिर हार गए, क्या कहेंगे? देखिए, हम एडॉकिज्म पे शुरू से ही स्पोर्ट्स में रहे हैं, और ये है कि हमारा उरूज जो था वो 94 तक था हॉकी में। अब जो है हमने देखा कि कुछ इंक्रीमेंटल चेंज आया है, और एशिया लेवल पे और इवन इंटरनेशनल लेवल पे हमारी हॉकी में कुछ ना कुछ इम्प्रूवमेंट आई है। और हम उम्मीद करते हैं कि हमारी गवर्नमेंट्स जो हैं उनका फोकस जो है इसकी तरफ होगा। देखिए, मैं आपको एक चीज़ बता दूं, मैंने जो है एज ए डायरेक्टर स्पोर्ट्स जो है यूनिवर्सिटीज़ के भी प्रोग्राम कराए हैं, मगर माजरत के साथ हमारा जो फोकस है ना वो सिर्फ और सिर्फ पंजाब की तरफ है, और इसी वजह से प्रॉब्लम्स हो रहे हैं। और जहाँ पे भी कराची या पेशावर का कोई खिलाड़ी उभरने की कोशिश करता है उसको गिरा दिया जाता है। या जो है क्रिकेट में आप देख लेंगे, अगर कोई कप्तान ऊपर आता है और इम्प्रूवमेंट दिखाता है तो उसको भी गिरा दिया जाता है। तो हॉकी अब जो है जो हम देख रहे हैं, जो 5-6 टूर्नामेंट हुए हैं उसमें काफ़ी इम्प्रूवमेंट आई है, और काफ़ी हौसला अफजा चीज़ है ये। और शहजादा, मैं समझता हूँ कि काफ़ी अरसे से हम भी इस चीज़ पे आपके ही प्रोग्रामों में गुफ्तगू करते रहे हैं, इम्प्रूवमेंट देख रहे हैं। तो हम दुआगो हैं कि जो है हमारे जो लोग हैं, पीपल एट द हेम ऑफ द अफेयर्स, वो इस चीज़ को पे फोकस करें और इसको बेहतरी की तरफ लेके आए, और इसमें जो है कुछ बजट बढ़ाया जाए ताकि हॉकी वालों की डाइट प्लान सही हो और उनकी इंड्योरेंस सही हो, उनकी एजिलिटी सही हो। क्योंकि इस गेम में तो कंटिन्यूस आपको स्टेमिना चाहिए। देखिए, क्रिकेट में आपको फिर भी जब बॉलर को भी जो है एक रनर पे जब जाता है तो थोड़ा सा रेस्ट मिल जाता है। हॉकी तो एक कंटिन्यूस चीज़ है, तो इस वजह से आपको इस पे करना पड़ेगा। मैं समझता हूँ कि हमारे खिलाड़ियों ने भरपूर तरीके से जो भी उनकी एबिलिटी है उससे कहीं ज़्यादा उन्होंने परफॉर्मेंस दी है। अब जो उन्होंने परफॉर्मेंस दे के दिखा दिया है, बाकी ये है कि उनको सपोर्ट चाहिए पाकिस्तान गवर्नमेंट की तरफ से, हॉकी की तरफ से सपोर्ट चाहिए हॉकी की। और आरिफ साहब की तरफ चलेंगे, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो सीनियर टूर्नामेंट चल रहा है आरिफ साहब, क्योंकि इस पे जोन की टीमें भी शिरकत कर रही हैं। आप समझ रहे हैं कि बड़ी ग्रास रूट लेवल पे हम बात कर रहे हैं, और कुछ देर कबल आप फिटनेस लेवल पे बात कर रहे थे। आप समझ रहे हैं इस टूर्नामेंट में आप भी फोकस कर रहे हैं, फिटनेस लेवल कैसा देख रहे हैं इस टूर्नामेंट के अंदर? देखिए, इंटर डिस्ट्रिक्ट जो टूर्नामेंट होता है ये एक मिडिल क्रिकेट होती है, ग्रास रूट और फर्स्ट क्लास क्रिकेट में,
तो ये सेकंड स्टेप होता है, ग्रास रूट से बच्चे जो है सीनियर डिस्ट्रिक्ट में जाते हैं, फिर वहाँ से फर्स्ट क्लास और ये दूसरी डोमेस्टिक क्रिकेट के अंदर यहाँ से जाते हैं। तो बड़ी इस हवाले से तो बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये सीनियर डिस्ट्रिक्ट जिस तरह हो रहा है, तो इस दफ़ा बहुत ज़्यादा नज़र आया है कि इसमें क्राइटेरिया जो है उनमें बहुत ज़्यादा उसको परफॉर्मेंस को बहुत ज़्यादा फोकस किया, फिटनेस को बहुत ज़्यादा फोकस किया। बहरहाल बहुत सारी चीज़ें बेहतर भी हुई हैं, मगर ये कि कुछ चीज़ें ऐसी हैं कि जिनको इनमें थोड़ा काम करना पड़ेगा। जी, सीनियर डिस्ट्रिक्ट के हवाले से जो स्टेक होल्डर्स हैं, जो जोनल प्रेसिडेंट्स हैं, जो पूरे साल मेहनत करते हैं उन क्लबों के साथ, उन जोनों के साथ, उनको भी थोड़ा सा ऑनर करना पड़ेगा और उनको साथ लेके जो है इनको थोड़ा सा चलना पड़ेगा। यहाँ पर पीसीबी की तरफ से चूँकि उनकी इन्वॉल्वमेंट जो है जोनल प्रेसिडेंट की बहुत ज़्यादा नज़र नहीं आई, मगर ये कि चूँकि स्टेक होल्डर है तो बहुत ज़्यादा ख़राबियाँ भी नज़र आई हैं, तो वो जितनी भी शॉर्ट कमिंग्स हैं उनको कट डाउन करना पड़ेगा। बगैर ओवरऑल मैं समझता हूँ कि जिस चीज़ों की तरफ जा रहे हैं, ये जो इन्होंने क्राइटेरिया बनाए हैं वो पहले से बहुत बेहतर हैं। और ये चीज़ें जो हैं, ये तो चूँकि पहले साल इन्होंने किया है, तो इसके अंदर ये आगे जब जाएंगे 1-2 साल में, मगर यही कि बात यही है कि हमारे पास जो है कंसिस्टेंसी नहीं होती। अब हमें पता नहीं है कि ये सिस्टम अगले साल होगा या नहीं होगा। अगर यही सिस्टम अगर साल 2 साल 3 साल चल जाए तो मैं समझता हूँ उसमें बेहतरी की उम्मीद है, क्योंकि इधर आज तो से बेहतरी आ रही है आरिफ जी। साहब थोड़ी सी, क्योंकि साल 2 साल के बाद हो सकता है बेहतरी आ जाए, आप भी कह रहे हैं। लेकिन विमेंस के हवाले से थोड़ी बात करूंगा, क्योंकि जनूबी अफ्रीका की टीम है विमेंस की, पाकिस्तान के दौरे पे आ गई। 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं मुल्तान में, और आप विमेंस की कारकर्दगी के हवाले से क्या कहेंगे? क्योंकि अनकरीब अभी जो हाल ही में पाकिस्तान है विमेंस टीम का हाल रहा है, आप समझते हैं जनूबी अफ्रीका जैसी मजबूत टीम के खिलाफ अपने होम ग्राउंड में अच्छा परफॉर्म करने की सलाहियत रखती है? गो कि हमने कप्तान चेंज कर दिया अब। देखिए, पिछले 10 साल से हम देख रहे हैं वुमेन्स क्रिकेट की जो भी उनकी परफॉर्मेंसेस हैं वो अप एंड डाउन चल रही हैं सारी। तो किसी भी गेम्स का अगर आप करवाने पड़ेगा तो उसका स्ट्रक्चर बेहतर करना पड़ेगा, जिसमें ये पाकिस्तान की जो है, क्योंकि यहाँ स्पोर्ट्स वुमेन स्पोर्ट्स कल्चर इतना ज़्यादा नहीं है। बहुत सारी जो भी खामियाँ हैं वो मैनेजमेंट के हवाले से हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर के हवाले से हैं, सारी चीज़ें। तो हमारे यहाँ बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है वुमेन के स्पोर्ट्स का, मगर उनको हम जब तक फैसिलिटेट नहीं करेंगे, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर, उनको वो सहूलत नहीं देंगे, उनको वो सिक्योरिटी नहीं देंगे, तो और ये खिलाड़ी जो कि हमारी तादाद जो है इनकी बहुत ज़्यादा, इसके अंदर पूल जो है बहुत ज़्यादा वुमेन्स का बहुत ज़्यादा कम है। इस पूल को बहुत ज़्यादा जब बनाना पड़ेगा, वो पूल को बहुत ज़्यादा जब ही बढ़ाएंगे जब ख़वातीन को ज़्यादा से ज़्यादा फैसिलिटेट किया जाएगा, जिनको ज़्यादा से ज़्यादा सिक्योरिटी दी जाएगी, ज़्यादा से ज़्यादा गेमों को इन्वॉल्व किया जाएगा, तो फिर उसके बाद जो है कि हमारी जो है परफॉर्मेंस जो है बहुत बेहतर आएगी। मगर जहाँ हमारी वुमेन क्रिकेट होनी चाहिए थी, जितने 10-15 साल से हम देख रहे हैं, तो वहाँ अभी तक वहाँ नहीं पहुँची है जहाँ पर इनका टारगेट होना चाहिए। तो जो एक बेंचमार्क होना चाहिए था कि 10 साल के अंदर किसी की स्पोर्ट्स यहाँ पर पहुँच जाती है, तो उसमें अभी जो है कमी और कोताहियाँ हैं, जिनको मज़ीद ये बेहतर करने की बिल्कुल बहुत कमी ज़रूरत और है। कोताहियाँ नज़र आ रही हैं हमारी विमेंस क्रिकेट के अंदर भी, और यहाँ पर क्योंकि विमेंस क्रिकेट को भी बहुत ज़्यादा फोकस देने की ज़रूरत है, और क्योंकि जनूबी अफ्रीका टीम पाकिस्तान के दौरे पे पहुँच चुकी है विमेंस की, और यहाँ पर 3 T20 मैचेस खेले जाने हैं, और हमारी दुआ है कि पाकिस्तान की विमेंस टीम अच्छी कारकर्दगी दिखाए और जनूबी अफ्रीका के खिलाफ कामयाबी हासिल करे। इकबाल मेमन साहब आपको बहुत शुक्रिया, आरिफ वहीद खान साहब आपका बहुत बहुत शुक्रिया। प्रोग्राम का अख्ताम करते हैं दुआ के साथ कि पाकिस्तान में खेल और खिलाड़ी तरक्की करते रहें और पाकिस्तान का सब जलाली परचम दुनिया भर में रोशन रहे। इसी के साथ अपने मेज़बान शहजादा मोइन को इजाज़त दें। पाकिस्तान जिंदाबाद।